गुड मॉर्निंग। हम मिस्र की कला के बारे में चर्चा कर रहे हैं। इससे पहले के लेक्चर में हमने देखा कि मिस्र की कला को राजवंशों के आधार पर 5 भागों में बांटा गया है। फराहूनी युग, प्राचीन राजवंश, मध्यकालीन राजवंश, नवीन राजवंश और परवर्ती युग। पहले के लेक्चर में हम फराहूनी युग और प्राचीन राजवंश की कला के बारे में चर्चा कर चुके हैं। इस लेक्चर में हम मध्यकालीन राजवंश, नवीन राजवंश और परवर्ती युग की कला के बारे में चर्चा करेंगे। मिस्र की कला में मध्य युग में कला के प्राचीन नियमों का अच्छी तरह पालन नहीं हो सका। इस समय मिस्र में छोटे छोटे अनेक स्थानीय शासकों का शासन था, जिसके कारण अन्य शासकों ने अपने मकबरों को अलंकारिक करने के लिए स्थानीय कलाकारों को ही आमंत्रित किया। आकृतियों में अनुपातहीनता और विषयों में स्वच्छंदता आने लगी। अलग तीफी के मेल्ला में बने मकबरे की भित्ति पर राजकुमारी के खिलौने तथा बतख पेपिरस के लट्ठे के एक सिरे से बंधे चित्रित हैं। पास ही उसका पति बैठा मछली पकड़ रहा है। यहीं पर गधों के एक समूह में एक गधा जमीन पर लेटा चित्रित है। इस युग के अधिकांश मकबरों में रिलीफ की जगह रंग से चित्र अधिक बनाए गए हैं। प्राय मटमैले रंगों का इस्तेमाल हुआ है। भूरे, गुलाबी तथा बैंगनी रंग भी प्रयुक्त हुए हैं। 11वें राजवंश के समय आकृतियों को खानों में अंकित किया जाने लगा। इस प्रकार चित्र बनाने से आकृति के सभी अंग प्रत्यंग अधिक बारीकी एवं शुद्धता से चित्रित किए जा सकते थे। मेम्फाइट आकृति की अनुकृति एवं नवीन आकृतियों का सृजन करने के लिए 4 खानों का प्रयोग बहुत लाभदायक प्रतीत हुआ। इस कारण मिस्र में एक नई कला परंपरा की स्थापना हुई। नफरू तथा मेंतुहोतेप द्वितीय आदि के मकबरों में इसके उदाहरण चित्रों तथा प्रतिमाओं में देखे जा सकते हैं। मेंतुहोतेप तृतीय के समय तक रिलीफ में बहुत अधिक विकास हुआ। आकृतियों में स्पष्टता तथा संतुलन आ गया। अनुपात भी शुद्ध होने लगे। गठनशीलता में विविधता आई। विवरणों के बजाय आकृतियों के समग्र प्रभाव पर ज्यादा ध्यान दिया गया। आकृतियों के चारों ओर खाली स्थान अधिक छोड़ा जाने लगा। मध्य राज्य में समाधि गृहों की छतों पर अनेक आलेखन चित्रित किए गए। इस युग में भित्ति चित्रों के अंश बड़ी खराब हालत में हैं। समाधि गृह प्राय ईंटों के बनते थे और महत्वपूर्ण केंद्रीय भाग ही पत्थर से बनाया जाता था। भवनों के स्तंभों आदि पर आकृतियां उत्कीर्ण और चित्रित की जाती थी। स्थूल रिलीफ और संक रिलीफ दोनों ही तरह से यहाँ कार्य हुआ है। खाने खींचकर आकृतियां बनाने वाली परंपरा से एक राजकीय शैली का विकास हुआ। इनमें भी विवरणों के बजाय समग्र प्रभाव ज्यादा है। शैली में स्पष्टता और प्रौढ़ता है। कुछ समाधि ग्रहों के चित्र सुंदर अलंकरणों के कारण आकर्षक है। कहीं कहीं आकृतियां गूढ़ाक्षर लिपि के समान अंकित है और उनके नीचे विभिन्न पात्रों के नाम लिख दिए गए हैं। मध्य राज्य में कुछ नवीन विषय भी चित्रित हुए। सभासदों के साथ राजकुमार की सैर और स्थानीय महत्वपूर्ण घटनाएं इत्यादि इसमें विशेष उल्लेखनीय हैं, जिन पर 6ठे तथा 7वें राजवंश की कला का भी प्रभाव है। बैनी हसन में एक सामी कारवां के आगमन का अंकन है। एक अन्य स्थान अलबर शहर में एक विशाल मूर्ति का एक जगह से दूसरी जगह ले जाने का चित्रण हुआ है। इस प्रकार के चित्र मिस्र की सुनिश्चित तिथियों से संबंधित हैं, जबकि मिस्र कला की प्रतिमाएं तिथिहीन एवं परंपरागत नियमों में बंधी है। मध्य युग में कुछ सामान्य तथ्यों के होते हुए भी बहुत विविधता है। कहीं कहीं तो एक ही स्थान पर शैलीगत अंतर दिखाई देता है, जिससे अनुमान होता है कि किसी एक संप्रदाय या एक दल के कलाकारों की जगह अनेक अलग अलग ढंग के कलाकारों को सम्राट ने अपनी सेवा में जरूरत पड़ने पर नियुक्त किया था। जिन मकबरों की चट्टानों का पत्थर अनुकूल था, वहां भित्तियों का अलंकरण उत्कीर्ण चित्रों द्वारा किया गया, लेकिन जहां ऐसा संभव नहीं था, वहां चित्रकारी ही की गई। इस युग में आकर चित्रकला केवल रिलीफ के स्थान पर काम देने वाली कला न रहकर स्वतंत्र रूप से विकसित हुई। अलबर शहर में जहूती ऐतब के मकबरे में चित्रित रिलीफ का अंकन है। इस विधि से सम्राट एवं राज परिवार के सदस्यों को प्रस्तुत किया गया है। खेतों, उद्यानों एवं घरेलू जीवन के दृश्यों को चूना पत्थर की चिकनी दीवारों पर चित्रित किया गया है, जिनमें प्रमुख और महत्वपूर्ण व्यक्ति भी दिखाए गए हैं। यहाँ आकृतियों की गठनशीलता एवं संयोजन की सुसंबद्धता के संबंध में स्थान स्थान पर अनेक नए प्रयोग किए गए हैं।
बैनी हसन की भित्तियों पर अलंकृत करने वाले मल्ल युद्ध के अनेक रूप भी इस प्रकार प्रस्तुत किए हैं कि उनमें मानव आकृतियों को असाधारण मुद्राओं में प्रस्तुत किया जा सकता है। गडरियों तथा हिरणों के चित्र भी इस तरह बनाए गए हैं। पहले जहां पट्टियां या आयत बनाकर चित्र अलग अलग किए जाते थे, वहां अब टीलों की तरह पृथ्वी का अंकन किया गया है और उनमें मानव तथा पशु को अंकित किया गया है। इस युग के चित्रों का वैभव अपने निर्माण के समय जैसा रहा होगा, उसका बहुत थोड़ा सा अंश ही शेष है। काऊ अल कबीर के मकबरे में उद्यान और पक्षियों को जाल द्वारा पकड़ने के चित्र में वृक्ष, पत्तियां, झाड़ियां एवं बेलें सरल रेखा एवं रंगों में बनाई गई हैं, लेकिन पैपिरस के तने बड़ी सुंदर विधि से चित्रित हैं। साथ ही इनके फूल भी सुंदर विधि से अंकित हैं। अल्बशह में एक लकड़ी की समाधि मंजूषा राजा जहुनक्त की है। इस पर मृत राजा के लिए भेंट ले जाते सेवकों की पंक्तियां बड़ी सुंदरता से अंकित है। इस चित्र में एक फाख्ता की आकृति बड़ी रमणीय है। नीले रंग के चौड़े स्पर्शों के द्वारा लंबी पूंछ एवं पंख बनाए गए हैं। शरीर पर नीले बिंदु हैं, जिनके बीच बीच में लाल रेखाएं हैं। गहरे तथा हल्के भूरे रंग से बिंदु वर्तना का भी प्रयोग किया गया है। ऐसा लगता है जैसे कोमल तथा चमकदार पंखों वाला पक्षी लकड़ी के धरातल पर बारीक तुलिका से चित्रित किया गया है। इसमें सीमा रेखाएं नहीं बनाई गई हैं। एक अन्य चित्र में राजा के शरीर को भी बिंदु वर्तना से दिखाया गया है। इस युग के अंतिम चरण में चित्रकला की परंपराएं टूटने लगी। आकृतियों की सीमा रेखाएं बनाना कम कर दिया गया था। समाधि ग्रहों के अलावा पूजा ग्रहों की शिलाएं इस युग में चित्रित हुईं, जिनकी कला अन्य स्थानों की कला से पूर्णतः स्वतंत्र है। इनमें सीमा रेखा की स्पष्टता है तथा संयोजन भी स्पष्ट होते गए। डूबे हुए रिलीफ की प्रधानता इस युग की प्रमुख विशेषता है। नवीन राजवंश का समय 18वें राजवंश से 20वें राजवंश तक अर्थात 1570 ईसा पूर्व से 1085 ईसा पूर्व तक माना जाता है। थीबन राजाओं ने मिस्र की सीमाओं का विस्तार किया। इस समय की राजधानी थीब्स थी, जिसका नगर देवता आमेन राष्ट्रीय देवता बन गया। विदेशी संपर्क से मिस्र का दृष्टिकोण विस्तृत हुआ और एकांतता समाप्त हुई। इस समय लगभग 500 वर्ष की कला प्रायः 3 युगों में बटी हुई है। प्रथम काल कला के निरंतर विकास और उत्कर्ष का रहा। इस नए युग में कल्पनाशीलता और लोच बढ़ी तथा कला में गतिमत्ता, स्वाभाविकता, विशाल संयोजन तथा चित्रोपम विवरणों का आधिक्य रहा। पुष्पों वस्त्रों तथा आभूषणों का प्रचुरता से अंकन हुआ। दूसरा काल संकट में व्यतीत हुआ, इसलिए कला का विकास नहीं हो सका। तीसरा युग 19वें और 20वें राजवंश से संबंधित है। इस समय तानीस में राजधानी स्थापित हुई। थीब्स धार्मिक राजधानी बनी रही। इस समय आशातीत संख्या में भवनों का निर्माण हुआ। नवीन राज्य के भवनों में पत्थर का प्रयोग ज्यादा होने के कारण दीवारों पर रिलीफ के लिए काफी स्थान उपलब्ध हो सका। सभी स्थानों पर रिलीफ का कार्य अलंकरण का एकमात्र साधन था। कोमल से कोमल रेखाओं वाली आकृतियां भी रिलीफ में अंकित की गई हैं। मंदिरों में राजा को देवता के संबंधी के रूप में चित्रित किया गया है। 18वें राजवंश के बाद युद्ध दृश्यों का अंकन हुआ है। इस समय से पिरामिडों की बजाय चट्टानों को काटकर पूजा ग्रहों का निर्माण आरंभ हुआ और समाधि गृह भी बने। समाधि ग्रहों में रिलीफ के लिए उपयुक्त पत्थर न होने के कारण भित्ति चित्र अंकित हुए। प्रायः दैनिक जीवन के विषयों का स्वतंत्रता से चित्रण हुआ। एक पूजा गृह में गर्भवती रानी को देवी देवताओं द्वारा प्रसूति गृह की ओर ले जाते हुए दर्शाया गया है और इस प्रकार रानी की संतान और देवी देवताओं में संबंध स्थापित किया गया है। एक भित्ति पर सोमालिया से प्राप्त सुगंधित द्रव्यों और मिस्री सेना का अंकन है। एक चित्र में सीरिया के पशु पक्षी और पुष्प चित्रित हैं। इस युग की रिलीफ मानव आकृतियों में सहजता एवं लावण्य है। चलती फिरती तथा बोझ उठाती आकृतियां भी किसी दबाव का संकेत नहीं देती। चित्रों का परिचय उनके साथ लिखा हुआ है। सूक्ष्म रिलीफ आकृतियां और कोमल रंग विधान आदि मिलकर बड़ा आकर्षक प्रभाव उत्पन्न करते हैं। थुतमस द्वितीय के समय की एक भित्ति पर सम्राट द्वारा
आमीन के सामने युद्ध बंदियों को दंड देने की घटना भी उत्कीर्ण है। 18वें राजवंश के समय के चित्र प्राचीन परंपराओं का अनुकरण सूचित करते हैं। यहाँ शोकाकुल स्त्रियों की मुद्राएं, अनेक विभिन्न वर्ग और उनकी शारीरिक स्थितियाँ सभी प्राचीन परंपरानुसार गूढ़ाक्षर विधि से अंकित हुए हैं। इनकी बाह्य रेखाएं बड़ी स्पष्ट और शीघ्रता से खींची गई हैं। आकृति समूहों को सुव्यवस्थित आयतों में संयोजित किया गया है तथा हल्की नीली पृष्ठभूमि के साथ आकृतियों में पीला, काला और सफ़ेद रंग भरा गया है। मृतक संस्कारों से संबंधित अन्य क्रियाएं भी चित्रित हैं, जहां एक जलाशय और उद्यान सहित भवन भी अंकित हैं। नवीन राज्य के विषय राज्य एवं समाज द्वारा देश, काल तथा व्यक्तिगत मान्यताओं के आधार पर निश्चित किए जाते थे। इस प्रकार शाश्वत नियमों तथा परंपरागत विषयों को अंकित करने वाली प्राचीन मान्यताओं में बदलाव होने लगा। मृत सम्राटों के जीवन में घटित अनेक साधारण घटनाओं जैसे सभा में विदेशी दूत आगमन उत्सव, अन्य देशों से मंगाई वस्तुओं का निरीक्षण आदि का भी चित्रण होने लगा। वजीरों को राज्य कार्यों का निरीक्षण तथा सेनापतियों को सेना का संचालन करते हुए आदि विषयों को भी स्थान मिलने लगा। लेकिन प्राचीन विषयों को पूरी तरह भुलाया नहीं गया। पक्षी तथा मछली पकड़ना एवं जंगल में पशुओं के आखेट के दृश्य भी चित्रित हुए हैं। इन चित्रों में एक परिवर्तन यह आया कि शिकारी राजा को घोड़ों द्वारा खींचे जाने वाले छोटे रथ में सवार दिखाया जाने लगा। जंगली पशु चौकड़ी भरकर भागते चित्रित होने लगे। नवीन राज्य की शैली के आरंभ से आमन-औतिब तृतीय के शासनकाल तक की कला का विकास थीबन शासकों और अधिकारियों के समाधि गृहों में स्पष्ट देखा जा सकता है। थुतमस तृतीय के समय की कला में विलास, वैभव तथा शान शौकत का चित्रण हुआ है। मुख्य रूप से शानदार भोज संबंधी चित्र बहुत बने हैं। आमन-औतिब द्वितीय के समाधि गृह में लंबी क्षैतिज पट्टियों में भोज का दृश्य अंकित है। भोजन करने वाले व्यक्ति आसन बिछाकर बैठे हैं। उनके सर पर फूलनुमा सफ़ेद टोपी है। युवती बालाएं उनके प्यालों में मदिरा डाल रही है तथा उन्हें पुष्पहार पहना रही है। आकृतियाँ एक दूसरे पर आक्षिप्त भी चित्रित की गई हैं। इससे चित्रों में स्वाभाविकता तथा गहराई का समावेश हुआ है। थुतमस चतुर्थ के समय के एक समाधि गृह में भी इसी प्रकार के विषयों का अंकन हुआ है। कुमारिकाएं लंबे बाल, सोने के कुंडल आदि से युक्त तथा अपूर्व सौंदर्यमयी हैं। उनकी आंखें कुछ झुकी हुई हैं। इस युग में इस तरह के दृश्यों को कुछ स्वतंत्रता पूर्वक चित्रित करने की प्रवृत्ति आरंभ हो चुकी थी। नवीनता नारी सौंदर्य के प्रति आकर्षण, सहजता, स्वाभाविकता और जीवन के समान वास्तविकता एवं जीवन के प्रति निकटता की ललक इस युग की कला में दिखाई देती है। इन चित्रों में प्रमुख व्यक्तियों को एक पट्टी में तथा गौण पात्रों को अन्य पट्टियों में चित्रित किया गया है। उदाहरणार्थ नर्तकियों का समूह एक अलग स्थान पर चित्रित है। ऊपर की पट्टी में अतिथि बैठे हैं और नीचे की पट्टी में एक वंशी वादिका, 3 गायिकाएं तथा 2 नर्तकियां अंकित हैं। गायिकाएं हाथों से ताल दे रही हैं। नर्तकियां अलंकृत लेकिन अनावृता हैं। दोनों के शरीर में पर्याप्त गति दर्शाई गई है। एक नर्तकी ऊपर की ओर तथा दूसरी नीचे की ओर ताली बजाती हुई अंकित है। एक का मुख गायन वादन करती युवतियों की ओर है, दूसरी विपरीत दिशा में देख रही है। कलाविदों के विचार से इन चित्रों के माध्यम से नारी सौंदर्य की अंतहीन विविधता को पेश करने की कोशिश की गई है। पार्श्व एवं सम्मुख मुद्राओं तथा एक दूसरे पर आक्षिप्त आकृतियों द्वारा चित्रगत विस्तार का संयोजन किया गया है। हालांकि आकृतियों में घनत्व का आभास मिलता है। सरल आधार रेखा एवं पृष्ठभूमि में अंकित लिपि के द्वारा आकृतियों की सभी प्रकार की गढ़नशीलता का प्रभाव समाप्त कर दिया है। इन चित्रों में जालीदार परदाज तथा बिंदु वर्तना का प्रयोग भी हुआ है। इस विधि से चित्रण करने वाले चित्रकार स्वतंत्रता पूर्वक आकृतियां बनाने लगे। आरंभ में नीले, हरे तथा सफ़ेद आदि प्रधान रंगों का ही प्रयोग हुआ। धीरे धीरे रंगों में विविधता और पारदर्शिता आई। फिर भी अक्सर आभाहीन अपारदर्शी रंगों का ही प्रयोग इस युग की प्रौढ़ कला में अधिक हुआ है।
इस युग की अखनातन के समाधि गृह की कला में सूर्योपासना संबंधी तथा सम्राट के पारिवारिक जीवन के दृश्यों आदि विषयों का अंकन हुआ है। अखनातन के परिवार के एक चित्र में सम्राट अखनातन, उसकी पत्नी साम्राज्ञी नफरतिथि एवं 3 पुत्रियां चित्रित हैं। ऊपर सूर्य का एक बड़ा सा गोला है जिसमें निकली हुई किरणों के सिरे मनुष्य के हाथ के समान बनाए गए हैं। अखनातन के बाद उसका दामाद तूतनखामन सम्राट हुआ। उसके समय का बहुमूल्य सिंहासन सुरक्षित है जिसकी पीठ पर सम्राट और उसको पेय भेंट करती हुई साम्राज्ञी अंकित है। 19वें राजवंश में राजा की दैवीय भावनाओं को पुनः प्रतिष्ठित करने का प्रयास किया गया। देवताओं तथा ईश्वर की यात्राओं एवं उत्सवों से संबंधित प्राचीन विषय फिर से चित्रित होने लगे। 19वें तथा 20वें राजवंशों के समय विदेशी आक्रमणों के कारण देश की सुरक्षा का प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण हो गया और राजाओं की वीर भावना को बलवती करने के लिए इसी तरह के चित्र बनाए गए। राजा को युद्ध करते हुए तथा युद्ध में शत्रु का संहार करते हुए अंकित किया जाने लगा। उसे रथ पर भी सवार दिखाया गया। इन राजवंशों के समय अक्सर धार्मिक क्रियाकलापों से संबंधित चित्र ही ज़्यादा बने हैं। आकृतियाँ यंत्रवत और जड़ हैं तथा रूढ़िगत होने के कारण नीरसता है। सूक्ष्म रेखांकन, आभाहीन एवं सीमित रंग एकरसता का प्रभाव उत्पन्न करते हैं। कठोर आकृतियाँ हल्के पीले धरातल पर चित्रित हैं। जीवन की प्रसन्नता को अंकित नहीं किया गया है। कहीं कहीं मछली पकड़ने आदि के दृश्य अवश्य मिले हैं। इन चित्रों में पशु पक्षियों तथा वनस्पति का अंकन किंचित उन्मुक्त रूप से हुआ है। चित्रण में सहजता और मौलिकता है। नवीन राज्य के उत्सवों में फूलों का महत्व बहुत था, अतः दीवारों पर फूल मालाओं के अनेक अलंकरण चित्रित हैं। कुछ विद्वानों के विचारों से प्रकृति के इस प्रकार के अंकन में क्रीटन कला का प्रभाव है। मालक्ता के राजमहल में बने अनावृत राजकुमारियों के चित्रों में सिर्फ रंगों से ही गढ़नशीलता का प्रभाव उत्पन्न किया गया है। दीर अल मदीना के एक चित्र में वंशी बजाकर नाचती हुई एक गणिका की आकृति गृह स्वामी की शैया के सिरहाने एक विशिष्ट क्षेत्र में अंकित है। नवीन राज्य के बाद की कला जो 21वें से 24वें राजवंश तक यानी 1805 से 712 ईसा पूर्व तक रही, इस परवर्ती युग का मिश्र थीबन तथा थीनी इन 2 धाराओं में बट गया। थीबियन राजाओं का 22वां वंश यहाँ एकता बनाए रखने में असफल रहा और थीबन परंपरा राजनीतिक दृष्टि से दुर्बल हो गई, लेकिन इसकी कला परंपरा प्रायः 25वें राजवंश तक चलती रही। गरीबी के कारण देश में किसी बड़े स्मारक का निर्माण नहीं हुआ। 21वें राजवंश के समय बने समाधि ग्रहों के साथ साथ कला का थीबन युग समाप्त हो गया, लेकिन थीबन विषय परंपरा 22वें राजवंश के समय भी अनुकृत हुई। 25वें तथा 26वें वंश रूबियन युग के समाधि ग्रहों में प्राचीन विषयों का अंकन हुआ। 26वें राजवंश के प्रारंभ में शरीर की रचना में कुछ अंतर आया। इस समय शरीर को सिर से पैर तक 21 भागों में बांटा गया। इस युग के कुछ उत्कीर्ण चित्रों में वृद्धावस्था का अंकन भी मिलता है। इस तरह की कुछ आकृतियों में यथार्थवादिता है। इस युग के आखिर में जो उत्कीर्ण चित्र बने उनमें विशाल आकृतियाँ, सिर बड़े, विवरणों की बारीकी तथा ज़्यादा से ज़्यादा स्थान में आकृतियाँ अंकित करने की प्रवृत्ति, अलंकारिक पुष्पों के अभिप्राय एवं बड़ी सुंदर और बहुत सी सलवटे पड़े हुए वस्त्र आदि विशेषताएं प्रचुरता से मिलती है। रूबियन सम्राटों को अपनी विजय के चित्र बनवाने का भी शौक था। नव मेम्फाइट शैली में अंकित रूबियन सम्राट तहरका अपने शत्रु थीबियन राजा तथा उसके परिवार पर विजय प्राप्त करते हुए नरसिंह के रूप में अंकित है। उत्कीर्ण चित्रों में पृष्ठभूमि का चिकनापन तथा मिश्री कला में ओज का समावेश फारसी प्रभाव दर्शाता है। रोमन प्रभाव से रंग योजना में बहुत अंतर आया। पृष्ठभूमि में अब मटमैला हरा एवं आकृतियों में बादामी तथा बैंगनी रंगों को भरा जाने लगा। चित्रों के आंतरिक क्षेत्र में ही गूढ़ाक्षर लिखे जाते रहे। दैनिक जीवन संबंधी दृश्यों का चित्रण हुआ। उत्कीर्ण चित्रों, उभरे हुए रिलीफ तथा डूबे हुए रिलीफ दोनों ही तकनीकों का सुंदर प्रयोग हुआ है। इस वीडियो में हम इस टॉपिक पर यहीं तक चर्चा करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम मिस्र की कला की महत्वपूर्ण विशेषताओं के बारे में चर्चा करेंगे। सो प्लीज़ इस YouTube चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें। थैंक यू।